ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखो, है ना, ये लंबा चौड़ा लिखा हुआ है अपना, है ना, पूरा भौकाल बना हुआ है क्वेश्चन का। तो बस ये देखने में ही भौकाल है ना। बाकी क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक लाइन में, कहानी खत्म। तो सुनना, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन जेई मेन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो बोला एक क्लासरूम है, ठीक है ना, पिछले क्लास में थ्योरी डेवलप किया था वेन डायग्राम से, है ना। तो यदि फार्मूले से इस क्वेश्चन को बनाना चाहिएगा, जो फार्मूला हमने डेवलप किया था, यदि आप फार्मूले से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो भाई आपको बहुत सारा इक्वेशन डेवलप करना पड़ेगा। और उन सारे इक्वेशन को जब आप सॉल्व करिएगा तो ऐसा सॉल्व करते करते समय बहुत चला जाएगा, टाइम टेकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला का जो सोर्स है वो वेन डायग्राम मेथड है। मतलब जो फार्मूला है, फार्मूला वो वेन डायग्राम से निकला है। और फार्मूले से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है, इससे अच्छा है कि वेन डायग्राम से सॉल्यूशन कर दे, ठीक है। वेन डायग्राम मेथड में मेरे पास एक सबसे बड़ा सेट होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट होगा। तो क्वेश्चन में क्लासरूम है ना, बिल्कुल क्लासरूम है, इसी टाइप का एक क्लासरूम है। तो बोला टोटल स्टूडेंट 175 है। कितने स्टूडेंट है उसमें? 175। तो मैं समझ गया बच्चों कि हमारा जो क्लासरूम है वही हमारा यूनिवर्सल सेट है। जो क्लासरूम है वही मेरा यूनिवर्सल सेट है। तो दिस इज क्लासरूम। सुनना, लिखना नहीं, पहले समझो इधर। क्लासरूम इज आवर यूनिवर्सल सेट। इसमें टोटल एलिमेंट की संख्या कितनी है? 175। कितनी है? 175। यूनिवर्सल सेट है, इसमें 175 एलिमेंट है। अब बोला कि हमारे पास एक डाटा है। वो डाटा क्या शो करता है कि जो बच्चे मैथ पढ़ते हैं उनकी काउंटिंग 100 है, ठीक है। क्लासरूम है तो स्टूडेंट भी हैं। तो जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स पढ़ता है, मतलब आराम से समझेंगे, कोई प्रेशर नहीं चाहिए। जो बच्चा मैथ पढ़ता है उसकी काउंटिंग 100 है। 100 जो मैथ पढ़ता, ठीक है। जो बच्चा फिजिक्स पढ़ता है उसकी काउंटिंग 70 है। जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसकी काउंटिंग 40 है। जो मैथ एंड फिजिक्स, वर्ड पे फोकस करिएगा, एंड लिखा हुआ है, मैथ एंड फिजिक्स, मैथ भी पढ़ रहा है एंड फिजिक्स भी पढ़ रहा है, उसकी काउंटिंग 30 दी है। मैथ एंड केमिस्ट्री, जो मैथ भी पढ़ रहा है एंड केमिस्ट्री भी पढ़ रहा है, वो 28 है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वो 23 है। मैथ, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18 है। ये बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, ये मैथ भी पढ़ता है एंड फिजिक्स भी एंड केमिस्ट्री भी, मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। उसकी संख्या कितनी है? 18 है। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये तो मुझे पता चल गया कि मेरे पास 3 वेराइटी का सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर बहुत सारे सेट हैं, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी के हैं वो 3 हैं। आपको पता है ना, ये यूनिवर्सल का मतलब ये हमारा बड़ा वाला सेट। इसके अंदर बहुत सारे सेट हैं। जितने बॉक्स आप बनाते हैं उतने बॉक्स हैं आपके पास। बहुत सारे सेट हैं, उसमें से मेजर 3 सेट हैं। तो वो जो 3 मेजर सेट हैं वो क्या क्या है जरा समझिएगा। हमने एक बॉक्स बनाया, मतलब मैंने एक सेट बनाया। मैंने एक बॉक्स बनाया मतलब मैंने एक सेट बना दिया। और इस बॉक्स को फिजिक्स का बॉक्स बोला। फिजिक्स का मतलब इस बॉक्स के अंदर जो भी एलिमेंट गिरेगा वो सब एलिमेंट फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा, जो भी फिजिक्स पढ़ेगा वो इस बॉक्स के अंदर रहेगा। हमने एक और बॉक्स बनाया, इस बॉक्स को केमिस्ट्री का बॉक्स बोला। मतलब ये केमिस्ट्री का सेट है। इस गोले में, ये जो गोला आपको दिख रहा है, इस गोले में जो भी बच्चा आएगा वो सारा बच्चा केमिस्ट्री का बच्चा, वो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ते हैं। हमने एक और गोला बनाया और बोला ये मैथ का गोला है। इसके अंदर जो भी बच्चा गिरेगा वो सब मैथ पढ़ने वाला है। कल वेन डायग्राम मेथड से फार्मूला को प्रूफ करके निकाला था। जो प्रूफिंग चल रही थी वही इंपॉर्टेंट था, ठीक है।
तो ये हमारा गोला बन गया, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ का। अब सुनना, जो डाटा दिया हुआ है उस पर जरा फोकस करो। क्या दिया हुआ है कि मैथ पढ़ने वालों की संख्या कितनी है बच्चों? 100। जो मैथ पढ़ता है उसकी काउंटिंग 100 है। जो फिजिक्स पढ़ता है उसकी काउंटिंग कितनी है? 70। जो केमिस्ट्री पढ़ता है उसकी काउंटिंग 40 है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे हैं जो 2 सब्जेक्ट का सिलेक्शन किए हैं, मैथ फिजिक्स, इनकी काउंटिंग बताइए। फिजिक्स केमिस्ट्री इनकी काउंटिंग, और केमिस्ट्री मैथ इनकी काउंटिंग। मैथ एंड फिजिक्स वो 30 है। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 23 है। केमिस्ट्री एंड मैथ, तो केमिस्ट्री एंड मैथ 28 है। कुछ ऐसे भी महानुभाव हैं जो आईआईटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आईआईटी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बच्चे तीनों पढ़ रहे हैं, मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो एन फॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट हु रीड मैथ एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, एंड इट्स काउंटिंग इज व्हाट? 18। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को बनाने की शुरुआत यहीं से करेंगे, जो सबसे कॉमन पोर्शन है। ये ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। जब भी किसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम मेथड से बनाना है तो क्वेश्चन का स्टार्टिंग वहीं से करना है, जो सबसे कॉमन पॉइंट होगा। जो सबसे कॉमन पॉइंट है वहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे अपन। ठीक है, तो हमारा सबसे कॉमन पॉइंट क्या है? ये मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। और पिछले क्लास में मैंने आपको ये सब डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करके दिखाया था कि विच वन इज यूनियन रीजन, विच वन इज इंटरसेक्शन रीजन, विच वन इज कॉमन रीजन। ये सब डायग्राम में आपको दिखाया गया था। तो क्या आप बता सकते हैं कि कॉमन रीजन वाला डायग्राम कौन है? ये है, यही है ना बच्चों? यही वो बॉक्स है, यही वो बॉक्स है जिस बॉक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट आएगा तो समझो कि वो एलिमेंट फिजिक्स का भी एलिमेंट है, केमिस्ट्री वाला एलिमेंट भी है एंड मैथ वाला भी है। और ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है भाई साहब? 18। ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, अब सुनना, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, क्या तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये पूरा का पूरा बॉक्स यहां से यहां तक, इस बॉक्स के अंदर जो आएगा वो तो फिजिक्स का भी बॉक्स है एंड केमिस्ट्री का? ये फिजिक्स केमिस्ट्री का बॉक्स है। ये पूरा कंप्लीट बॉक्स की यदि मैं बात करूं तो ये कंप्लीट बॉक्स फिजिक्स केमिस्ट्री का बॉक्स है। क्लियर है? तो भाई फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, उसकी संख्या कितनी है? 23। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वालों का जो नंबर है वो 23 है। तो तुम खुद बताओ कि 18 तो पहले से है, इसका मतलब यहां कौन कितने जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5। ये 5 चला गया, यहाँ 5 दिख रहा आपको? हाँ सर, समझ में आया, 5 हो गया। क्लियर? अब सुन, क्या तेरे को फील हो रहा है कि ये जो बॉक्स तेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये वो बॉक्स है जो मैथ एंड केमिस्ट्री का बॉक्स है? तो मैथ एंड केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं? मैथ एंड केमिस्ट्री 28 है। तो इस बॉक्स में 18 तो पहले से हैं, तो रिमेनिंग कितने हो गए? 10। क्लियर? अब सुनना, क्या तेरे को ये पता चल रहा है कि ये पूरा का पूरा बॉक्स फिजिक्स का है और ये पूरा का पूरा बॉक्स मैथ का है? और क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सिर्फ मैथ पढ़ते हैं। वो सिर्फ मैथ, प्योर मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं? तो भाई प्योर मैथमेटिक्स का जो रीजन है वो यही है। ये देख लो, वेन डायग्राम से मेरे को दिखाई दे रहा है कि ये जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, ये वाला बिल्कुल मून टाइप का, चंद्रमा जैसा, ये जो आपको एकदम दिए की बत्ती जैसी दिखाई दे रही है रीजन,
यही वो रीजन है जो प्योर मैथमेटिक्स का रीजन है। प्योर मतलब इस बॉक्स के अंदर जो भी रहेगा वो सिर्फ और सिर्फ बच्चा मैथ पढ़ेगा और कुछ नहीं पढ़ेगा। और पूछा गया है कि इस बॉक्स में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, ये पूछा गया है कि इस बॉक्स में कितने एलिमेंट हैं। तो तुम पहले ये बताओ कि इस बॉक्स में कितने एलिमेंट आएंगे। जैसा निकाला ना तुमने कि ये 18 हो गए, टोटल 18 है जो मैथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ते हैं। पूरा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या कितनी है? 23। तो इधर 5 बच गया। पूरा केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले कितने? 28। तो ये 10 बच गया। तो ये जो गोला तेरे को दिख रहा है, ये वाला, ये जो गोला दिख रहा है, ये फिजिक्स और मैथ पढ़ने वालों का गोला। ये वाला जिधर मेरी पेन मूव कर रही है, वो फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ने वालों का गोला। तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वाले कितने हैं? 23। सॉरी, ये मैथ फिजिक्स वाले का गोला। ये गोला किसकी है? मैथ एंड फिजिक्स वालों की। तो मैथ फिजिक्स वाले कितने हैं? 30। तो भाई 18 पहले से हैं, तो इसमें कितने बच गए? 12 बच गए। अब ये बता कि ये पूरा गोला किसका है? मैथ का। ये पूरा का पूरा गोला किसका है बच्चे? मैथ का। इस गोले में 12, 18 और 10 पहले से हैं। इसका मतलब 40 ने पहले से कब्जा किया हुआ। तो जो रिमेनिंग बच गए वो 60 बच गए, क्योंकि संख्या टोटल कितनी है? 100। इसका मतलब सिर्फ मैथ पढ़ने वाले कितने हैं? 60। ठीक है, आपसे यह भी पूछ सकता था कि बताओ कि सिर्फ ओनली फिजिक्स पढ़ने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो ओनली फिजिक्स का मतलब मैं इसके ऊपर डिस्कस करता, ये इसके ऊपर। तो टोटल फिजिक्स की संख्या कितनी है? 70। मतलब ये जो पूरा फिजिक्स का बॉक्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 70 है। और ऑलरेडी 12, 18, 30, 30 प्लस 5, 35 पहले से हैं। इसका मतलब रिमेनिंग आर 35। मतलब कोई पूछे कि सिर्फ फिजिक्स कितने पढ़ते हैं, तो आंसर इज 35। आई थिंक हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम बाय हेल्प ऑफ वेन डायग्राम मेथड, इट्स लॉजिक इज टोटल क्रिस्टल क्लियर। आंसर इज यस। राइट, कम ऑन। थोड़ा फास्ट है ना। क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा। 15 सेकंड देता हूं, क्वेश्चन जल्दी फिनिश कर लीजिए, है ना। तो क्वेश्चन में मिटाऊंगा। अब बताओ, इस क्वेश्चन को यदि मैं फॉर्मूले से बनाऊं, है ना, तो फिर तो बहुत मुश्किल है। क्लियर? कौन सा अप्लाई करूं, किस इक्वेशन को किसके साथ भिड़ाऊं, किसको हटाऊं, किसको जोड़ूं, किसको लाऊं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इट्स अ टिपिकल जॉब। क्वेश्चन हो जाए तो डन बोल दीजिएगा, है ना। क्वेश्चन लिख लिया आपने? तो बोलिए, समय बर्बाद नहीं करना।
क्वेश्चन फास्ट लिखेंगे, है ना। चलिए बच्चों, विद इन 15 सेकेंड आप क्वेश्चंस को लिख लीजिए। विद इन 5 सेकेंड, 10 सेकेंड। और क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए विद इन 30 सेकेंड, है ना। आंसर बताइए 30 सेकेंड में, फर्स्ट और सेकेंड दोनों का। ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते, है ना, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो अपने माइंड को ऐसा ट्रेंड करिए कि क्वेश्चन को पढ़ने के ड्यूरेशन में ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिमाग में जाने लगे। ठीक है ना। इस स्थिति में आपको अपने माइंड को लेके आनी है ना, वो प्रैक्टिस से आएगी बात। तो अभी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिखते भी रहिए और समझते भी रहिए और सॉल्व भी करके बताइए तुरंत, इमिडिएटली। ओनली 30 सेकेंड वेट करूंगा मैं। एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर, है ना। द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट मीन्स एक या एक से ज्यादा, है ना। मतलब सारे केस ले लेने हैं, एटलीस्ट का मतलब टोटल केस। जैसे आपके पास 4 मिठाई है और मैं बोलूं कि एटलीस्ट वन मिठाई खानी है, तो आप चारों खा लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिठाई खा लो तब भी कोई बात नहीं, दो खा लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तीन खा लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, चार खा लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और यदि 4 मिठाई है और बोला गया एग्जैक्टली एक ही मिठाई खानी है, तो भाई एक ही खानी है, कहीं गलती से दो खा लिए तो लपड़ भी लग सकता है ना। तो एटलीस्ट का मतलब है कि पूरा का पूरा केस आपको ले लेना चाहिए अपने आंसर में, सीधा बात। मिनिमम टू मैक्सिमम मतलब पूरा मैक्सिमम केस आप ले लीजिए। एटलीस्ट मतलब मिनिमम टू मैक्सिमम, पूरा मैक्सिमम केस आप ले लीजिए, है ना। चलिए टाइम ओवर होता है ना। सुनिएगा। आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन इट इज वेरी क्लियर कि आवर यूनिवर्सल सेट इज नथिंग बट पॉपुलेशन ऑफ 60 पीपल। पहला का 77 कुछ ज्यादा आंसर नहीं हो गया, 60 को क्रॉस कर गया छोटू। दूसरा का 30, दूसरा करेक्ट है ना। सुनिए, ये समझो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया कि मेरा जो यूनिवर्सल सेट है
तो यूनिवर्सल सेट जो है वो 60 पीपल का है, 60 पीपल का यूनिवर्सल सेट है। मतलब ये जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा, ये बॉक्स आपका सेट हो गया, और ये सेट 60 पीपल का है, 60 लोगों का ये सेट है। ठीक है। तो कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन यू, तो दैट इज नथिंग बट 60। ठीक है। जो सर्वे हो रही है वो 60 लोगों पे हो रही है। सर्वे क्या है जरा समझिएगा। 25 पीपल जो है, 25 पब्लिक, 25 जनता, 25 वो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। 52 इज करेक्ट आंसर। ओके, हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। इसका मतलब हमारे पास एक सेट हमने बनाया, मतलब एक बॉक्स बनाया। इस बॉक्स के अंदर टोटल 25 लोग आएंगे। इसके अंदर जो जनता आएगी, जो जनता आएगी, जो पब्लिक आएगी, वो 25 आएगी। ठीक है सर, 25 आएगी जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ती है। बोला 26 ऐसे हैं जो तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साउथ वाले हैं। आपका भी यदि बढ़िया रैंक आ गया, एनआईटी वारंगल मिल गया, एनआईटी वारंगल का मतलब हो गया आंध्रा, है ना, सबसे टॉप एनआईटी हैदराबाद। ठीक है। वो बहुत सारे आईआईटी को दाबे हुए हैं, 1 to 5 रैंकिंग में है वो। ये वो सर्कल है, ये वो बॉक्स है कि इस बॉक्स के अंदर कोई भी पब्लिक आएगा, वो सारा पब्लिक तमिल न्यूज़पेपर पढ़ने वाला। समझ गया सर, समझ गया, मैं समझ गया सर। कुछ कुछ चीजें मेरे को समझ में आ रही है सर, क्लियर हो रहा है कि आप क्वेश्चन बना कैसे रहे हो, स्ट्रैटेजी क्लियर हो रही है। 26 पब्लिक जो है वो अंग्रेज की पैदाइश है ना, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। 26, सॉरी। ठीक है, ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ती है। मतलब इस सर्कल के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी पब्लिक आएगा वो सब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, वो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो इसके अंदर आएंगे जो इंग्लिश पढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा भाई, बोल रहा है कि 9 लोग ऐसे हैं, 9 जनता ऐसी है जो हिंदी एंड इंग्लिश भी पढ़ती है। ये यूपीएससी का प्रिपरेशन करने वाले हैं ना, ये बच्चे दिल्ली में रहने वाले हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, हिंदी न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं और इंग्लिश न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं, 9। उसके बाद बोला कि 11 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और तमिल पढ़ते हैं। 8 पीपल ऐसे हैं जो तमिल एंड इंग्लिश पढ़ते हैं, और 3 लोग ऐसे हैं जो पूरा तरह से निठल्ले हैं, ये नालायक, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पता नहीं इनको अलग अलग न्यूज में क्या मिलेगा, 3 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मतलब कोई काम धंधा नहीं है, ये रिटायर्ड लोग हैं, है ना, कोई काम नहीं है, दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। जैसे मेरे दादाजी आर्मी से रिटायर्ड है, कुछ नहीं है, पेपर ही पढ़ते रहते हैं दिन भर, जब देखो तब पेपर ही पढ़ रहे हैं, हाँ, पता नहीं क्या पढ़ते रहते। बोला 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर, वो 3 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक, आप सुनना। मैंने बोला था कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बनाने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमेशा कॉमन से करना है, जो सबसे कॉमन रीजन है। तो सबसे कॉमन रीजन सर मेरे को समझ में आ गया, क्या सर, ये वाला, ये वो रीजन है जिसके अंदर हिंदी भी है, तमिल भी है, इंग्लिश भी है। मतलब इस बॉक्स के अंदर वही पब्लिक आएगा, इस बॉक्स के अंदर वही पब्लिक आएगा जो पब्लिक हिंदी, इंग्लिश, तमिल पढ़ता। तो वैसे लोग कितने हैं, सिर्फ 3 हैं। आप सुनना, मुझे पता है कि ये जो बॉक्स चल रही है यहां से यहां तक, ये वाली, ये पूरी, ये वो हिंदी तमिल वाला बॉक्स है। मतलब इस बॉक्स के अंदर जो आता है वो हिंदी पढ़ता है, तमिल भी पढ़ता। अरे देखो ना, ये हिंदी और ये तमिल, तो हिंदी तमिल वाला ही बॉक्स है ना ये। तो हिंदी और तमिल पढ़ने वाले कितने हैं, हिंदी एंड तमिल जो पढ़ते हैं, हिंदी एंड तमिल बोथ, वो पब्लिक 11 है, 11, 11 है जो हिंदी और तमिल पढ़ती है।
तो भाई 3 तो पहले से हिंदी तमिल पढ़ने वाले हैं, तो जो पब्लिक बच गई वो रेस्ट कितनी है, 8। हो गया। अब बता कि ये जो सर्कल तेरे को दिख रहा है, ये वो बॉक्स है जिसमें इंग्लिश तमिल है। मतलब इसके अंदर जो पब्लिक आएगी वो इंग्लिश पढ़ती है, तमिल भी पढ़ती है। तो इंग्लिश और तमिल पढ़ने वाले कितने हैं, 8, बोथ तमिल एंड इंग्लिश। तो भाई 3 तो पहले से है, तो बचे कितने, 5। और अब ये जो बॉक्स दिख रहा है वो हिंदी इंग्लिश वाला है, तो हिंदी इंग्लिश वाले 9 है, तो जो पब्लिक बच गई वो कितनी है, 6 बची। अच्छा अब देखो, ये पूरा का पूरा बॉक्स सिर्फ हिंदी का बॉक्स है, ये पूरा का पूरा बॉक्स हिंदी वाली बॉक्स है। तो हिंदी पढ़ने वालों की संख्या कितनी है, 25। कितनी है, 25। देखो ना, 25 पीपल हिंदी पढ़ते हैं ना, हिंदी हिंदी न्यूज़पेपर 25। तो भाई 8 और 3 11, 11 और 6 17, तो 8 पीपल इधर बच गए जो प्योर हिंदी पढ़ेंगे। प्योर हिंदी मतलब हिंदी के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। क्लियर। तो कोई पूछे कि प्योर हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं, तो आंसर इज 8। ये पूरा का पूरा बॉक्स तमिल बॉक्स है, तो तमिल की संख्या कितनी है, 26। इस बॉक्स में पहले से 16 लोग आ चुके हैं, 8 3 11 5 16, तो कितने बच गए, 10। 10 वो पब्लिक है जो प्योर शुद्ध तमिल न्यूज़पेपर पढ़ती है, तमिल के अलावा कुछ नहीं पढ़ता। और ये प्योर इंग्लिश वाला रीजन है, ये प्योर इंग्लिश वाली रीजन है ये। तो इंग्लिश वाले भी कितने हैं, 26। तो 6 3 9 और 5 1 11, तो कितने बचे, 15 बच गए। 6 3 9 और 5 14 ना, तो कितने बच गए, 12। अरे बोलो ना यार, 6 3 9 1 10 4 14, तो कितने बच गए, 12 बचे ना। पूरा भकोले बैच है क्या जी, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आंसर क्या करना पड़ेगा मुझे, पहले क्वेश्चन का आंसर करने जा रहा हूं। तो पहले में क्या बोला कि नंबर ऑफ पीपल है ना, हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। तो एटलीस्ट का मतलब सारा केस लेना, मतलब एटलीस्ट का मतलब सारा केस जो हिंदी पढ़ता हो, प्लस इंग्लिश पढ़ता हो, प्लस तमिल पढ़ता हो। तो एटलीस्ट का मतलब आपको समझ में आया कि बात यहां यूनियन की चल रही है, जो हिंदी भी पढ़े प्लस तमिल भी पढ़े प्लस इंग्लिश भी पढ़े। जैसे 4 मिठाई है, 4 स्वीट्स है, 4 वेराइटी का स्वीट्स आपके सामने रखे हैं, और मैंने बोला कि एटलीस्ट 1 स्वीट्स आपको खानी है। तो यार पहला वेराइटी भी खा लिया, प्लस दूसरा भी खा लिया, प्लस तीसरा भी खा लिया, प्लस चौथा भी खा लिया। और प्लस का मतलब ही यूनियन होता है। इसका मतलब हिंदी पढ़ लिया प्लस तमिल पढ़ लिया प्लस इंग्लिश पढ़ लिया। तो आपको पता है कि इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला लिखने नहीं जा रहा, मुझे पता है कि वेन डायग्राम में इसका क्या मीनिंग है। तो इसका मीनिंग है पूरी काउंटिंग, पूरी काउंटिंग। कल आंसर बताया था ना, ड्यूरिंग प्रूविंग द फॉर्मूला ऑफ एन ए यूनियन बी यूनियन सी, देन आवर आंसर इज व्हाट, आंसर इज 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 8 6 5 प्लस 3। ठीक है, एंड योर आंसर इज व्हाट, 52। 52 आता है। आप ही से पूछ रहे हैं जिन्होंने 52 बोला, 52 आया। ओके। सेकंड बोला नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। कितने लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, लेकिन कौन सा न्यूज़पेपर वो नहीं बोला। यदि क्वेश्चन में ये बोला रहता है कि एग्जैक्टली हिंदी न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, हाउ मेनी पीपल रीड एग्जैक्टली हिंदी न्यूज़पेपर, देन योर आंसर इज 8।
I mean previous question. But here question is how many people read exactly one newspaper? तो यार जो हिंदी पढ़ ले सिर्फ, प्लस जो सिर्फ इंग्लिश पढ़ ले, प्लस जो सिर्फ तमिल पढ़ ले। तो दूसरा आंसर इज 8 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल टू व्हाट? 30। कम ऑन राइट डाउन। क्वेश्चन लिख चुके हैं? ठीक है ना? जेई ने क्वेश्चन पूछा, आईआईटी ने, है ना, आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2019 में पूछा। टू न्यूज़पेपर
ठीक है बच्चों, जल्दी करिएगा, है ना। चलिए, ओनली 30 सेकंड में आपको देता हूं, क्वेश्चन रीड करके सॉल्यूशन कर लीजिए और आंसर बताइए। 30 सेकंड बोलते ही आपके दिमाग में एक प्रेशर जाएगा और वो प्रेशर हैंडल करना सीखना। अंदर से कूल रहिए, बाहर से फास्ट। चलिए देखिएगा, है ना, सुनिए। देखो छोटू, एक सर्वे है। सर्वे जो है वो परसेंटेज में दे रखा। तो इतना मैं समझ गया कि जो हमारा यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर टोटल 100 एलिमेंट है। कितने बच्चे? 100। इधर देखो बाबू, सुनो इधर। जो हमारा सर्वे चल रहा है वो टोटल 100 पीपल का चल रहा। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर में 100 एलिमेंट है। परसेंटेज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज। सो कैलकुलेशन 100 पे लेके चलेंगे। कैलकुलेशन को 100 पे लेके चलेंगे। तो 100 इज आवर यूनिवर्सल सेट। बोला इसमें से कि 25% जो है ना, मतलब 25 लोग, वो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो दो न्यूज़पेपर है अपने पास, दो गोला है, दो बॉक्स है, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी। तो जो न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले लोग हैं वो 25 है। मतलब 25 पब्लिक ऐसी है जो हिंदी न्यूज़पेपर पढ़, सॉरी, ए न्यूज़पेपर पढ़ती है। उसके बाद बोला कि 20% रीड बी। इसका मतलब बी न्यूज़पेपर पढ़ने वाले जो लोग हैं वो 20 हैं। जो ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जो पढ़ते हैं, ए न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो 25 है। जो बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो 20 है। ठीक है। आगे बोला कि 8% रीड बोथ ए एंड बी। इसका मतलब 8 लोग ऐसे हैं जो ए एंड बी दोनों पढ़ते हैं। तो भाई जब ये 8 हो गए तो ये 17 हो गया, क्योंकि टोटल काउंटिंग 25 है। और जब ये 8 हो गया तो ये 12 हो गया, क्योंकि टोटल बी का काउंटिंग 20 है। अब सुनना, फर्दर आगे ये इंफॉर्मेशन दिया है कि 30% ऑफ दोज। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, यही लाइन से मैक्सिमम बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझ में आ रही है। ये बात मैं जानता हूं। ठीक है। यहां तक तो बच्चे क्वेश्चन कर लेते हैं, यहां के बाद उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम इसलिए आनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो लैंग्वेज को पकड़ नहीं पाते। यदि मैं आपसे बोलूं कि आपको 40% निकालना है, जैसे मैंने किसी बच्चे को बोला कि भाई तेरे को 40% कैलकुलेट करनी है, 40%, तो तू क्या बोलेगा? तू यही बोलेगा लगता है कि टीचर पागल हो गया।
क्योंकि टीचर ने ये तो बताया ही नहीं कि किसका 40% निकालू। क्लियर? यदि मैं तेरे को बोलूं कि 30% निकाल, अरे भाई किसका 30%? तो वही तो यहां बोला है, फर्दर मतलब आगे। 30% किसका? उनका। दोज, दोज मतलब उनका, जो ए तो पढ़ते हैं किंतु बी नहीं पढ़ते। तो आपको पता है कि वो 17 है जो ए पढ़ते हैं लेकिन बी नहीं पढ़ते, उनका 30%। ये क्या करते हैं? ये सड़क छाप है। ये पेपर में जो पोस्टर वगैरह दिखता है बस उसी को देख करके खुश होते रहते हैं। ये न्यूज़पेपर पढ़ने वाला नहीं है, ये पोस्टर बॉयज है। ठीक है? तो पोस्टर बॉयज मतलब एडवर्टाइजमेंट वाले। तो कितने लोग हैं जो एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं? तो 17 का 30%, इसका मतलब 5.1। 5.1। आगे देखो, बोला 40%, 40% ऑफ दोज हु रीड बी बट नॉट ए, आई मीन 12। 12 पब्लिक ऐसी है जो रीड बी बट नॉट ए। कितना टेक्निक बता दिया तेरे को, वेन डायग्राम का टेक्निक बता दिया। अब ये क्वेश्चन सीखने के बाद तेरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। 12 वो लोग हैं जो बी पढ़ते हैं, ए नहीं पढ़ते। इनका 40%, ये भी पोस्टर बॉयज हैं। ठीक है ना? हाँ, सिर्फ पोस्टर देखने वाले हैं, मतलब एडवर्टाइजमेंट देखने वाले, न्यूज नहीं पढ़ते। तो 12 का 40%, दैट इज 4.8। उसके बाद क्या बोला? 50% पब्लिक जो ए एंड बी पढ़ती है। तो ए एंड बी मतलब 8, इसका 50%, वो भी पोस्टर बॉय है। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट में 8 का 50% मतलब कितना? 4। तो पूछा है कि बताओ कितना पॉपुलेशन है जो एडवर्टाइजमेंट देखता है। तो भाई ऐड कर दो ना, टोटल एडवर्टाइजमेंट वाले को ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो। तो 4 4 8 और 5 13.9। इतनी परसेंट पीपल सिर्फ एडवर्टाइजमेंट देखती, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। ठीक है? समझ में आ गया? कहीं कोई फार्मूला का यूज नहीं। क्लियर? चलिए, आई होप क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। नहीं लिखा है क्या? ठीक है, अगेन जेई ने क्वेश्चन पूछा है ना, इफ ए, ठीक है, देखना ये। ठीक है, तो मैथ का डेफिनेशन क्या है भाई? तो मैथ का डेफिनेशन है पीले पीले ओ मोर जानी, है ना।
मतलब कोई भी प्याला किसी के साथ मिलाया जा सकता। तो सुनिएगा। क्या आप ऐसा बता पाओगे कि ए एक सेट है? बोलो बच्चों, क्या ए एक सेट है या नहीं है आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये जो सेट है वो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। किस फॉर्म में? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या बी सेट है? आंसर इज यस। क्यों? सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ए, सुनना अच्छे से है ना, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ए एक सेट है। सेट का मतलब कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब एक्स की वैल्यू कलेक्ट करनी है। एक्स कैसे आएगा? तो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने से आएगा। ये प्रॉपर्टी अपने आप में क्वेश्चन है। सेट बिल्डर में क्या लिखा रहता? प्रॉपर्टी लिखा रहता। उस प्रॉपर्टी से आप एक्स कैलकुलेट करो। तो ए जो सेट है वो एक्स की वैल्यू है, और जो एक्स आएगी वो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने पे आएगा। तो चलो सेट ए रेडी करते हैं। नाउ यहां समझना जी, फास्ट लिखना थोड़ा। सेट ए, क्या आपको लगता है कि सेट ए के लिए मुझे ये मॉड की इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है? तो ये मॉड की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए आप इसको ब्रेक करिएगा कि डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाइएगा? तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो x माइनस टू लेस देन माइनस वन और x माइनस टू ग्रेटर देन वन। नाउ x इज लेस देन वन और x इज ग्रेटर देन थ्री। ये बच्चे x की वैल्यू आ गई, मतलब ये जो x का वैल्यू आया ये सेट A है। उसी तरीके से आ जाइए, सेट B कैलकुलेट करिए। सेट का मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ x। अच्छा, यहां से जो x आएगा वो इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने पे आएगा। तो थोड़ा इस प्रॉपर्टी पे फोकस करिए और इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करिए। बच्चों दोनों साइड पॉजिटिव डाटा है, तो सबको पता है स्क्वायरिंग करने पे इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता। रूल ऑफ इनइक्वालिटी में पढ़े हैं। तो स्क्वायर कर लिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन जीरो। वेवी कर्व मेथड का नाम सुना आपने? वो अप्लाई कर दिया। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव चाहिए तो ये, दिस इज द सेट बी, दिस इज सेट बी। नाउ इसी तरीके से अपन सेट सी पे चर्चा करेंगे, ठीक है, कि सेट सी क्या है। तो सेट सी का मतलब इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी छोटा सा मॉड का क्वेश्चन है जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो एक्स माइनस फोर माइनस टू और एक्स माइनस फोर टू मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स इज लेस देन टू एंड एक्स इज ग्रेटर देन सिक्स। ठीक है, अब सुनना, जेड के बारे में बोला कि जेड जो सेट है वो इंटीजर का सेट है। जेड इज ऑलरेडी अ सेट बट इट इज सेट ऑफ इंटीजर। देन नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट, ये जो सेट आपको दिख रहा है ना बच्चों, इस सेट का नंबर ऑफ सबसेट बताना है। तो किसी भी सेट का नंबर ऑफ सबसेट बताने के लिए उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं ये पता होना जरूरी है। क्लियर है? तो इस सेट के अंदर टोटल कितने एलिमेंट है पहले अपने को ये पता करना पड़ेगा। ये पता करने के लिए पहले ये सेट बनाना पड़ेगा। अब ये सेट बनाने के लिए जेड को बनाने की जरूरत नहीं है, जेड इंटीजर का सेट है। आप क्या बनाइएगा? जेड पहले से बना हुआ है। मतलब मुझे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बनाने की जरूरत है, मतलब कॉमन बनाने की जरूरत है। और कॉमन करना मैंने आपको सिखा दिया है। कॉमन कैसे करते हैं बच्चों? बाय हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन लीजिए, इस नंबर लाइन पे ए को रिप्रेजेंट करिए, फिर बी को करिए, फिर सी को करिए। तो देखिए, जब मैं ए को रिप्रेजेंट करूंगा तो ए का डाटा चाहिए,
बी को रिप्रेजेंट करूंगा, बी का डाटा चाहिए, सी को रिप्रेजेंट करने के लिए सी का डाटा चाहिए। तो ये सारा डाटा यहां दिखना चाहिए। तो इसमें इसमें और इसमें सबसे छोटा कौन है? विच वन इज स्मॉलेस्ट? -2। आफ्टर दैट 1, आफ्टर दैट 2, आफ्टर दैट 3, एंड आफ्टर दैट 6। रिप्रेजेंट ए को रिप्रेजेंट करो। इट इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 3। हो गया। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए। रिप्रेजेंट बी, लेस देन -2, greater than 2। now represent C, less than equal to 2, greater equal to 6। now what is common portion? So this is common, this is common, means A intersection B intersection C is equal to -infinitive 2 -2 open open union close 6 to infinitive, close 6 to infinitive। clear? now I have requirement of complement of this set। मुझे इस सेट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो भाई इस सेट का कॉम्प्लीमेंट तो हम ला ही सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का मतलब अच्छे से समझते हैं, इसको छोड़ के। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसको छोड़ के। तो ये वैल्यू छोड़ दो, ये वैल्यू भी छोड़ दो, तो इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ दिया। मतलब यहां देखो, तुमने यहां से यहां तक छोड़ दिया और यहां से यहां तक छोड़ दिया, तो जो बच गया वो यहां से यहां तक है। तो सुनना अच्छे से, -2 पे ओपन है और छोड़ना है तो -2 पे क्लोज आएगा। 6 पे क्लोज है बट छोड़ना है तो 6 पे ओपन आ जाएगा। दिस इज क्लियर? अब सुनना, अब बोला कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन इंटीजर। ये जो सेट है वो -2 से 6 तक है, और ये जो सेट है वो इंटीजर का है। तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? तो कॉमन इंटीजर -2 मिलेगा, फिर -1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, एंड डॉट डॉट कहां तक? 5 तक मिलेगा बच्चों। है? तो बस ये सेट आ गया। अब पूछा है कि इस सेट का टोटल सबसेट बताना, कि इसका कितना सबसेट मिलेगा। तो आंसर इज 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। तो आई थिंक दिस इज 2 और एक 3, 3 to 5 8 आंसर। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज व्हाट? 2 की पावर 8। कम ऑन, राइट डाउन इमीडिएटली। क्वेश्चन को लिख लीजिए जल्दी से, क्वेश्चंस। क्वेश्चन कंप्लीट है? क्वेश्चन पोर्शन। लॉ ऑन सेट थ्योरी। पहला कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। ठीक है बच्चों? कम्यूटेटिव लॉ मतलब A यूनियन B, B यूनियन A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन A आर सेम। सेकंड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ क्या बोला? कि A यूनियन B यूनियन C लिखो
या ए यूनियन बी यूनियन सी लिखो, वैल्यू सेम आएगी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो तो ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी करो, वैल्यू सेम आएगी। ठीक है। थर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलता है, ये थोड़ा समझने वाला है ना। डे मॉर्गन लॉ। ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक ना। पांचवा, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ two set is denoted as and defined as। चलिए बच्चों इधर देखिए, सेट थ्योरी को फिनिश कर दिया जाए, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है, जरा इसको बढ़िया से देख लीजिए। ए यूनियन बी फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी है। मतलब एलएचएस से आरएचएस भी आना चाहिए और आरएचएस से एलएचएस भी आना चाहिए। थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, स्टार दे दिया। ए का यूनियन किया बी से पहले, फिर ए का यूनियन किया सी से, और इंटरसेक्शन है बीच में तो दे दिया। ये जस्ट लाइक वही हो गया कि ए इंटू बी प्लस सी। तो पहले ए का इंटू बी से किया, फिर ए का इंटू सी से किया, और प्लस है तो प्लस दे दिया, वही बात है। ठीक है। ए का यूनियन बी से किया, फिर ए का यूनियन सी से किया, और सबको पता है कि यदि ए बी प्लस ए सी लिखा हो तो ए फर्स्ट पोजीशन पे है, ए कॉमन, इंटू 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 भी कॉमन, तो बच गया बी प्लस सी। तो आरएचएस से एलएचएस भी आना चाहिए। तो आरएचएस में क्या दिख रहा है, ए एकदम पोजीशन मेंटेन होना चाहिए, ए कॉमन, यूनियन 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 कॉमन, बच गया बी इंटरसेक्शन से। ठीक है। डिमॉर्गन लॉ क्या है कि यूनियन के ऊपर कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, और इंटरसेक्शन पे जो कॉम्प्लीमेंट होगा तो उसको यूनियन में कन्वर्ट कर देगा। तो ये कोई बहुत बड़ा थेसिस पेपर नहीं है, आप इसको वेन डायग्राम के मेथड से अपने आप प्रूफ भी कर सकते हैं, बिकॉज यू बेटर नो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट। अदरवाइज जस्ट फॉर प्रैक्टिस मोमेंट कि चीजें जल्दी जल्दी अप्लाई करें, ये एज अ फॉर्मूला याद भी रखेंगे। ठीक है। व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, यहां देखिए,
ए डेल्टा बी लिखा है तो ए डेल्टा बी का मतलब हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट, और ए डेल्टा बी का मतलब क्या है जरा समझिएगा। दिस इज अ सेट ए एंड दिस इज सेट बी। दिस पार्ट मतलब एग्जैक्टली ए, दिस पार्ट एग्जैक्टली बी, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। दिस पार्ट इज कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कोई पूछे व्हाट इज सिमेट्रिक डिफरेंस, तो सिमेट्रिक डिफरेंस कैन बी रिटेन एज, इधर देखिए ना, एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पूरा ए यूनियन बी होता है ना, उसमें से ये रीजन को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यही रीजन बच गया। दिस इज ऑल अबाउट सेट थ्योरी, राइट। वी विल स्टार्ट सीक्वेंस एंड सीरीज फ्रॉम नेक्स्ट क्लास।